बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक कॉमन सी डिजीज़ है जो हमारी तमाम अक्सर फीमेल्स में पाई जाती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, इसकी क्या साइन और सिम्टम्स होती हैं और इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अहम है। तो मैं डॉक्टर शाहिद मलिक, आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो बात हो रही है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का, या जिसे हम बच्चा दाने की रसोलियाँ भी कहते हैं या ट्यूमर्स भी हम जिसे कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, तो इसकी आज डिटेल करते हैं और इसके इलाज के बारे में आपको बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है क्योंकि इसमें आज बहुत ज़्यादा मालूमात हैं आपके लिए और इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना आपने। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलाज बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होती हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बुनियादी तौर पर एक ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, एक ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जो हमारी बच्चादानी के अंदर, दरमियान में या बहर की सतह पर जो बनती हैं। तो इनके बनने की जो वजूहात हैं वो तो मुकम्मल तौर पर आज तक बिल्कुल नहीं पता चल सका कि ये क्यों बनती हैं। हाँ, अलबत्ता चंद एक ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि ये इनकी वजह से जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं या जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये बनते हैं। तो जो हमारी फाइब्रॉइड्स होती हैं जिन्हें हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, इनमें 3 किस्म की अक़साम होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इतनी ज़्यादा साइज़ में हो जाती हैं क्योंकि ये मल्टीपल भी हो सकती हैं, ये एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इनका साइज़ जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इवन कि इतना कि ये यूट्रस के बराबर या यूट्रस की अब उसकी साइज़ से भी बड़े हो सकते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स जो होते हैं उनमें अक्सर ये भी होता है कि वो पेनलेस भी होते हैं। इनकी जो स्टेजेस मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी स्टेजेस भी होती हैं जहाँ पर ये फाइब्रॉइड्स बिल्कुल पेन नहीं करते। तो इसलिए आम तौर पर जो हमारे इलाके के या हमारे मोस्टली जो औरतें होती हैं उनको इनके बारे में इल्म नहीं हो पाता, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब ये बनने लग जाते हैं तो इनके बनने के बाद उस वक्त जब तहकीक होती है, जब पता चलता है, जब उनके पीरियड्स का मसला बन जाता है या पेनफुल कंडीशन बनने लगती है या किसी भी वजह से उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, किसी और मामले की वजह से करवा लिया है, तो तब जाके पता चलता है कि यहाँ पर फाइब्रॉइड्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ हो रही है या वो बन रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अक़साम कितनी होती हैं। बेसिकली इसकी 3 अक़साम होती हैं। सब सिरोसल होती हैं, इंट्राम्यूरल होती हैं और सब म्यूकोसल होती हैं। ये सब म्यूकोसल, इंट्राम्यूरल और सब सिरोसल, ये इसकी 3 स्टेजें होती हैं कि जिन पर ये फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बनती हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात अगर इनका इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए, अगर पहले और बुनियादी तौर पर इनका पता चल जाए जब ये छोटे साइज़ के हों, तो इनका इलाज 100% हो सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी वजह से इनका पता देर से लगता है या ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब ये ग्रोथ में ज़्यादा हो जाते हैं तो तब मुमकिन है कि ये ऑपरेट तक भी आप जा सकते हैं। तो बात करते हैं इनकी जो हम अक़साम पढ़ रहे हैं कि इसमें जो सब सिरोसल होती हैं वो क्या होती हैं और इंट्राम्यूरल जो होती हैं वो क्या होते हैं, फाइब्रॉइड्स जो होते हैं, और इसमें जो होता है सब म्यूकोसल जो होती हैं वो क्या फाइब्रॉइड्स होते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है
कि इनकी जो काजेज़ होती हैं वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर ये फाइब्रॉइड्स बनने लग जाएं तो उसकी जो अलामात होती हैं या उसका जो उसकी जो वजह से जो सामने आती हैं जो चीज़ें, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। कि सबसे पहले तो ये होगा कि मेंसेस जो होंगे वो इरेगुलर हो जाएंगे। अगर सब म्यूकोसल है तो इसमें सबसे ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खून आ जाता है हैज़ के दौरान या मेंसेस के दौरान। मेंसेस जो होते हैं वो मेंसेस के दौरान दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और कमर में भी दर्द ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ एक की सिम्टम ये होती है कि जब ये फाइब्रॉइड्स की वजह से मेंसेस आ रहे हों और मेंसेस में कमर और वो दर्द जो पैरों तक जा रहा हो या पाँव भी साथ दर्द कर रहे हों, तो आप उस वक्त जान सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि इस पेशेंट को फाइब्रॉइड्स होने लगे हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं। या पेल्विक रीजन में एक भारीपन की कैफियत होती है या दर्द होता है। जो पेल्विक एरिया होता है उसमें दर्द की कैफियत होती है और एक बोझ की कैफियत होती है। जो पेशेंट आपको आकर बताता है कि मेरे इस एरिया में जो हमारा पेल्विक रीजन होता है इस एरिया में बहुत ज़्यादा बोझ है, मसाना में प्रेशर बनता है। इस बोझ की वजह से जितनी इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी तो मसाना में इसकी प्रेशर ज़्यादा बन जाता है क्योंकि वो इसको पुश कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि यूरिन का बार बार आना, पेशाब का बार बार आना, या बाज़ औक़ात ये भी होता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से या बढ़ जाने की वजह से पेशाब बंद भी हो सकता है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो भी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तो फाइब्रॉइड्स का जो बोझ होता है या उनका जो दर्द होता है वो हल्का हो जाता है। तो आगे जानते हैं इसकी वजूहात क्या होती हैं। जी, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है कि इसकी वजूहात जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल 100% जो काजेज़ हैं वो आज तक तो खैर नहीं मालूम हो सका, लेकिन ज़्यादातर जो इसकी काजेज़ हैं वो चंद एक हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से जेनेटिक कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो जेनेटिकली आती हैं, जिस तरह से ख़ानदानी या जिसे हम विरासती भी कह सकते हैं। ये नस्ल दर नस्ल चीज़ें भी अगर उनकी माँ में या दादी में या नानी में कुछ ऐसी चीज़ें थीं तो ये भी उन औलादों में भी आ सकती हैं। और सेकंड होता है इसका जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, जहाँ पर हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये दो हार्मोन्स होते हैं, इनकी वजह से, इनके इम्बैलेंस की वजह से ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो बन सकते हैं। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन का या एस्ट्रोजन का जो काम होता है वो हमारे यूट्रस में म्यूकोसल लेयर होती है उसको प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो जब ये इनके ओवर ग्रोथ या इनकी कमी की वजह से या इनके इम्बैलेंस की वजह से जो म्यूकोसल लेयर होती है तो वहाँ पर एक ऐसे छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स बनते हैं जो फाइब्रोसिस बढ़कर फाइब्रॉइड्स में मुंतकिल हो जाते हैं या उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये जो म्यूकोसा होता है। अच्छा, इसमें एक दूसरी वजह जो आम तौर पर हमारे माशरे में पाई जाती है कि आम तौर पर ये जो हमारी दाइयाँ होती हैं या जो ऐसी मिडवाइफ्स जो होती हैं जो टोटके इस्तेमाल करवाती हैं, आमतौर पर ऐसी औरतें जिनको लिक्योर की कैफियत होती है, जो उनको म्यूकोसा की जो सेक्रेशन हो रही होती है, उनको उस सेक्रेशन को ख़त्म करने के लिए आमतौर पर ऐसे कुछ मवाद इस्तेमाल कराए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी सेक्रेशन जो होती है वो बंद होती है और सेक्रेशन के बंद होने की वजह से भी फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये एक और वजह हो सकती है। और उसके बाद एक विटामिन डी की कमी या विटामिन्स की कमी, जहाँ पर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते या प्रॉपर विटामिन नहीं ले रहे होते, तो वहाँ पर विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है। या अगर आप अल्कोहलिक हैं और अल्कोहल की मिकदार आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ पर भी इसके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। या अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और गोश्त का या प्रोटीन का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये चांसेस हो सकते हैं। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करते हैं तो तब भी आपको ये फाइब्रॉइड्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी जो हम मोटी मोटी सी अलामात हैं उसको और एहतियात को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। औरत में जो है वो खून की कमी होगी, चूँकि बार बार ब्लीडिंग होती है तो हैवी ब्लीडिंग हो जाती है बाज़ औक़ात, जहाँ पर तो आप उसको सोच सकते हैं कि ये भी एक काज हो सकती है।
और इसके बाद एक ये भी हो सकता है कि इनमें सिर्टैलिटी जिस तरह से औरतों में आ जाती है कि औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो जाती या उनमें प्रेगनेंसी का अमल जो है वो नहीं हो पाता, तो ये भी एक वजह हो सकती है। आपने एहतियातन जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करना है कि अगर आप ओबेज़ हैं तो आप अपने ओबेसिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, मोटापे का रुझान आप कम करेंगे, फैटी एसिड और फैटी चीज़ें जो होती हैं वो आप बहुत कम लेंगे, और सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, विटामिन डी का आप इस्तेमाल करेंगे और हाइजेनिक रहेंगे। ज़्यादातर आप जो है जितना आप हाइजेन रहेंगे तो इसके सेक्रेशन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर हम इलाज की बात करते हैं तो इसमें ये है कि मैं बाई पार्ट आपको बता देता हूँ, चूँकि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि जो फाइब्राइड्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, तो इसलिए इनका जो इलाज होगा वो भी उसी हिसाब से होता है। तो सबसे पहले तो हमने उसको स्कैन के ज़रिए या सीटी स्कैन के ज़रिए या किसी ऐसे फिज़िकली एग्जामिन के साथ आपने उसको जज करना है कि ये जो फाइब्राइड्स हैं ये कैसे हैं और इनकी जो स्टेज है वो कौन सी है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल कर देता हूँ कि ये जो सबसिरोसल होते हैं वो क्या होते हैं और इंट्राम्यूरल जो फाइब्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो सबम्यूकोसल होते हैं वो क्या होते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि जो हमारी यूट्रस है, यूट्रस का जो अंदरूनी लेयर है, अंदरूनी लेयर पर जो फाइब्राइड्स होते हैं हम उनको सबम्यूकोसल कहते हैं। ये सबम्यूकोसल ये अंदरूनी लोअर लेयर पर जो म्यूकोसल लेयर पर जो होंगे वो हमारे फाइब्राइड्स जो होंगे वो सब म्यूकोसल फाइब्राइड्स हम उनको कहते हैं। अच्छा, सबसिरोसल जो होते हैं वो जो हमारी बैरूनी सतह है, यूट्रस का जो बाहर वाला हिस्सा है, उनकी उस लेयर पर जो फाइब्राइड्स होते हैं उन फाइब्राइड्स को हम सबसिरोसल कहते हैं। अब बात होती है इंट्राम्यूरल की। इंट्राम्यूरल जो होती हैं वो जो हमारी ये दीवार होती है यूट्रस की, जो वाल होती है, इसके अंदर ना बाहर होंगे ना अंदर होंगे। इस दीवार के अंदर जो फाइब्राइड्स बनते हैं और वो फिर फुला देते हैं उसको, तो उनको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। अब इंट्राम्यूरल या सबसिरोसल या सबम्यूकोसल को हमने किस तरह से डायग्नोज करना है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही होता है कि हम स्कैन करवा लेते हैं या सीटी स्कैन करवा लेते हैं। अगर आप फिज़िकली उनको देखना चाहते हैं तो जो सबसिरोसल होंगी वो बिल्कुल आपको जो ही आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट के सामने एक उभार सा होता है, उसकी जो स्किन होगी, स्किन के नीचे उसका उभार महसूस होता है जो सबसिरोसल होंगी। और इंट्राम्यूरल जो होगी वो कदरे कम होंगी लेकिन उसका भी उभार थोड़ा सा महसूस होता है लेकिन कदरे कम होता है। हाथ लगाने पर उसको पता चलता है, जब आप फिज़िकली आप मुआयना करेंगे तो वहाँ पर पता चलता है कि ये इंट्राम्यूरल है। और इंट्राम्यूरल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। जब आप उसको फिज़िकली उसको पकड़ेंगे तो जब वो हाथ में आएगी तो बहुत ज़्यादा पेन करेगी। और सबसिरोसल जो है उसमें पेन होता है लेकिन कदरे कम होता है। और जो सबम्यूकोसल होती हैं वो चूँकि इंटरनली होती हैं तो इसलिए उनमें पेन की कैफियत बहुत कम होती है, तो लेकिन उसमें ब्लीडिंग के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ब्लीडिंग कर सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके इलाज की। अगर सबम्यूकोसल है तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो सबम्यूकोसल है उसका जो पेशेंट है वो किस तरफ जा रहा है। तो आपने 2 दवाएं जो हैं वो ध्यान में रखनी है, कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस, ये आपने देखना है। हाँ, अगर आपने उसके सेक्रेशन को कम करना है तो साबाइना आप दे सकते हैं। उनकी जो म्यूकोसा की जो सेक्रेशन हो रही है तो आप उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए साबाइना भी आप सोच सकते हैं। अगर ये सब म्यूकोसल को आप देख रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस का पेशेंट, अगर आप इन 2 में से आप किसी एक को उनकी जो कंस्टिट्यूशन रेमेडी है वो आप दे सकते हैं। इसके साथ आप दे सकते हैं थैलास्पीबुर्सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस्टिला लागो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप ट्रिलिम्पेंट भी दे सकते हैं और हाइड्रास्टस भी आप सोच सकते हैं। वो आप अपने पेशेंट को, जहाँ तक इसकी डोजेज की बात है तो वो आपके पेशेंट पर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या डोजेज देंगे। वो क्यू में चलानी है आपने, 30 में चलानी है आपने, 200 में चलानी है, वो आप अपने पेशेंट की कंडीशन को देखकर अपनी डोजें एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंट्राम्यूरल जो होते हैं ये बड़ी
सख्त होती हैं और इनकी जो हार्डनेस होती है वो ज़्यादा होती है, और इसका जो ज़्यादातर काजेज़ होती है वो एस्ट्रोजन की जो हार्मोन्स के लेवल जो है वो बढ़ जाने की वजह से होता है। जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कम हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अमल की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से तो ये बनती हैं। तो हार्ड होने की वजह से आपने सबसे पहले इनको एक कलकेरिया सल्फ की डोज़ दे देनी है, कलकेरिया सल्फ 1 mg की। उसके बाद आपने इनको कलकेरिया फ्लोर आप दे सकते हैं, चूँकि ये हार्ड मेटल होता है तो इसलिए आपने इनको कलकेरिया फ्लोर देनी है। और स्पाइना भी आप सोच सकते हैं, दे सकते हैं, ऑरोमेट भी आप दे सकते हैं या सोच सकते हैं। अगर पेन की कैफियत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कालोसंत या एटस की आप जो इंडिकेशन आपको आ रही हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके साथ होती हैं सब्सिरोसल। अब सब्सिरोसल जो होती हैं उसको मैं इस निगाह से देखता हूँ कि अगर सब्सिरोसल है तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि ये इनका इलाज जो होता है वो कम क्या, इनका इलाज होता ही नहीं है। एलोपैथी में तो इसका बहुत यूँ ही कहते हैं कि इसका इलाज है नहीं, या आप ऑपरेट करवा लें। तो होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यही कहते हैं कि इसका होम्योपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन हमारे साथी कराम से या जो मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा देखने में आया है कि हम एक ऐसी रेमेडी इस्तेमाल करते हैं जो कि मटेरिया मेडिका में तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत शानदार मिले हैं। तो आप जो है पैगिनम हरमाला जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे सब सिरोसल के हवाले से। सब सिरोसल में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है, उसके आप साइज़ को देख सकते हैं। और अगर आप सही और बेस्ट रेमेडी अगर इस्तेमाल कर लिया है आपने, तो दोस्तों ये आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह से आपने एक पेशेंट की सर्जरी कर दी हो। तो पैगिनम हरमाला हमारी आमतौर पर एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है इस हवाले से, जो कि मटेरिया मेडिका में दर्ज नहीं है इसकी ये इंडिकेशन, लेकिन आप इसको दे सकते हैं और इसके बेस्ट रिज़ल्ट पाए गए हैं जी। इसमें मैं एक बात और ऐड करता चलूँ, आमतौर पर अगर किसी को ये बता दिया जाए कि ये आपको जो है वो ट्यूमर हो गया है या फाइब्राइड्स हो गए या यूट्रस के जो है वो यूट्राइन फाइब्राइड्स हो गए हैं आपको, तो वो उनका दूसरा ख्याल उन रसूलों की तरफ जाता है कि जी कैंसर हो गया है। ये आपके जहन में होना चाहिए। अगर ये यूट्राइन फाइब्राइड्स आपको हो गए हैं तो ये एक बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इनमें कैंसर सेल्स नहीं होते, इनमें कैंसर होने के चांसेस न होने के बराबर होते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों में अगर वो अपनी किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनमें आ गए तो और बात है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं या फाइब्राइड्स होते हैं, ये कैंसर के सेल इनमें नहीं होते। तो इसलिए आपको टेंशन फ्री हो के इनका इलाज का सोचना चाहिए, और इनका बहुत अच्छा इलाज है और बहुत ही कामयाब इलाज है। तो होम्योपैथी में तो इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देखे गए हैं और बहुत ही कामयाब इलाज किया गया है इसका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमात होंगी इसमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।